तो चलिए आज बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम इसकी हर परत को खोलेंगे, इसकी रोकथाम से लेकर आज के दौर के सबसे एडवांस्ड इलाज तक। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है। सोचिए, दुनिया भर में पुरुषों में पाया जाने वाला यह दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है। ये आंकड़ा ही अपने आप में बताता है कि इस पर बात करना कितना जरूरी है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कितनी बड़ी ग्लोबल समस्या है। फिर बात करेंगे पर्सनल रिस्क की, मतलब कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसका खतरा बढ़ाते हैं। इसके बाद हम रोकथाम की रणनीतियों, स्क्रीनिंग की क्या भूमिका है, और आखिर में आज के मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से, यानी पर्सनल रिस्क को समझने से। सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो किसी के लिए इस बीमारी का खतरा बढ़ा देती हैं। अब देखिए, कुछ रिस्क फैक्टर्स तो ऐसे हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कि उम्र। 50 के बाद इसका खतरा तेजी से बढ़ता है। फिर आती है एथनिसिटी, यानी जातीयता। स्टडीज बताती हैं कि अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों में इसका खतरा और इससे होने वाली मृत्यु दर दोनों ही सबसे ज्यादा हैं। और हाँ, जेनेटिक्स। अगर परिवार में किसी को, खासकर पिता या भाई को यह बीमारी रही हो, या फिर BRCA1 और BRCA2 जैसे कुछ खास जीन्स में म्यूटेशन हो, तो रिस्क काफी बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बहुत कुछ हमारे अपने हाथ में भी है। जी हाँ, हमारी लाइफस्टाइल, जैसे कि हमारा खानपान, रेड मीट और सैचुरेटेड फैट को कम करना, वजन को कंट्रोल में रखना, क्योंकि मोटापा ज्यादा खतरनाक किस्म के कैंसर से जुड़ा है। रेगुलर एक्सरसाइज एक मजबूत ढाल की तरह काम करती है। और स्मोकिंग, इसे छोड़ना तो सिर्फ फेफड़ों के लिए नहीं, बल्कि प्रोस्टेट कैंसर से होने वाली मौत के खतरे को कम करने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इसी बात से हम आते हैं अपने अगले और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, प्रोएक्टिव प्रिवेंशन। मतलब हम खुद को बचाने के लिए क्या क्या ठोस कदम उठा सकते हैं। रिसर्च हमें 3 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल रणनीतियां बताती है। नंबर 1, पौधों से भरपूर खाना खाइए, मतलब फल, सब्जियां, साबुत अनाज। नंबर 2, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट। और नंबर 3, एक हेल्दी वजन बनाए रखिए। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये प्रोस्टेट कैंसर के खिलाफ आपकी डिफेंस लाइन बनाने के लिए एकदम ठोस कदम है। अच्छा, अब आते हैं सप्लीमेंट्स पर। ये एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है ना? देखिए, एक तरफ टमाटर में मिलने वाला लाइकोपीन और मछली के तेल से ओमेगा 3 फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ बड़ी स्टडीज ने तो हैरान कर दिया। उन्होंने पाया कि विटामिन ई और सेलेनियम की हाई डोज लेना न सिर्फ बेकार है, बल्कि ये खतरे को बढ़ा भी सकता है। तो इससे सबक क्या मिलता है? यही कि न्यूट्रिशन गोलियां से नहीं, सीधे खाने से लेना ही सबसे सेफ और बेस्ट है। चलिए अब स्क्रीनिंग की बात करते हैं। ये एक बहुत ही नाजुक विषय है, क्योंकि यहाँ हमें एक बैलेंस बनाना होता है, बीमारी को जल्दी पकड़ने के फायदे और बेवजह के इलाज के खतरों के बीच। तो पता कैसे लगाया जाता है? डॉक्टर्स के पास मुख्य रूप से 3 तरीके हैं। सबसे कॉमन है PSA टेस्ट, ये एक ब्लड टेस्ट है। दूसरा है DRE, यानी डिजिटल रेक्टल एग्जाम, जो एक फिजिकल जांच है। और तीसरा MRI इमेजिंग, जो प्रोस्टेट की बहुत ही डिटेल्ड तस्वीर देती है, खासकर हाई रिस्क मामलों में। तो ये PSA टेस्ट है क्या चीज़? आसान भाषा में कहें तो ये खून में खास प्रोटीन के लेवल को मापता है। अगर इसका लेवल ज़्यादा है तो ये कैंसर का एक इशारा हो सकता है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत ज़रूरी है, बढ़ा हुआ PSA हमेशा कैंसर नहीं होता। ये प्रोस्टेट में सूजन या किसी और वजह से भी हो सकता है। तो ये सिर्फ एक संकेत है, कन्फर्मेशन नहीं। तो फिर सवाल उठता है, क्या ये टेस्ट हर किसी के लिए सही है? क्या सबको ये करवाना चाहिए? इसका जवाब हाँ या ना में नहीं है। इसीलिए आजकल मेडिकल वर्ल्ड में एक नए कॉन्सेप्ट पर जोर दिया जा रहा है, जिसे कहते हैं शेयर्ड डिसीजन मेकिंग, यानी साझा निर्णय प्रक्रिया। तो ये है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि फैसला अकेले नहीं लेना है। ये डॉक्टर और मरीज के बीच की एक गहरी बातचीत है, खास तौर पर 55 से 69 साल की उम्र के लोगों के लिए। इसमें फायदे और नुकसान दोनों को तौला जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार ये टेस्ट ऐसे कैंसर भी पकड़ लेता है जो बहुत धीरे बढ़ते हैं और शायद कभी कोई नुकसान ही ना पहुंचाएं। और यही वजह है कि 70 से ज्यादा उम्र के लोगों को आमतौर पर यह टेस्ट कराने की सलाह नहीं दी जाती। और अगर डायग्नोसिस हो भी जाए, तो अब हम बात करेंगे उस मोर्चे की जहां लगातार नई उम्मीदें पैदा हो रही हैं। जी हां, मॉडर्न ट्रीटमेंट की दुनिया की। आज डॉक्टरों के पास इलाज के लिए कई तरह के हथियार हैं,
हार्मोन थेरेपी है जो कैंसर के फ्यूल को ही बंद कर देती है। कीमोथेरेपी है जो तेजी से बढ़ रही कैंसर सेल्स को खत्म करती है। फिर है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। इन्हें आप स्मार्ट बॉम्ब समझ सकते हैं, जो सीधे ट्यूमर पर रेडिएशन छोड़ते हैं। और पार्प इनहिबिटर जैसी नई दवाएं तो कैंसर सेल्स के रिपेयर सिस्टम को ही जाम कर देती हैं। अब बात करते हैं एडवांस्ड कैंसर की, यानी जब कैंसर शरीर में फैल चुका हो। यहां लड़ाई और भी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए अब रिसर्चर्स एक दवा के बजाय कई पावरफुल दवाओं के कॉम्बिनेशन को आजमा रहे हैं। इन्हें डबलेट या ट्रिपलेट थेरेपी कहते हैं, मतलब कैंसर पे एक साथ 2 या 3 तरफ से हमला। और जानते हैं इसके नतीजे कितने दमदार हैं? एक बड़ी स्टडी में पता चला कि जिन मरीजों में कैंसर बहुत ज्यादा फैला हुआ था, उनमें 3 दवाओं वाली ट्रिपलेट थेरेपी बीमारी को बढ़ने से रोकने में 36% ज्यादा कामयाब रही। ये एक बहुत बड़ा और उम्मीद देने वाला आंकड़ा है। लेकिन हाँ, इतनी पावरफुल दवाओं के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ये एक सच्चाई है। इसीलिए इनका सही मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि मरीज इलाज को पूरा कर सके और उसका पूरा फायदा उठा सके। चलिए एक एडवांस थेरेपी का उदाहरण देखते हैं। इसका नाम है प्लूविक्टो। ये वही स्मार्ट बॉम्ब वाली दवा है, एक रेडियो फार्मास्यूटिकल। ये दवा सीधे कैंसर सेल्स को ढूंढकर उन तक रेडिएशन पहुंचाती है, फिर चाहे वो शरीर के किसी भी कोने में क्यों ना हो। और क्योंकि इसमें रेडिएशन होता है, तो इलाज के बाद कुछ खास सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। ये दूसरों की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं, जैसे कुछ दिनों तक बच्चों और गर्भवती महिलाओं से थोड़ी दूरी बनाए रखना या अलग कमरे में सोना। ये दिखाता है कि मॉडर्न मेडिसिन कितनी पावरफुल है और साथ ही कितनी जिम्मेदार भी। तो इस सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि प्रोस्टेट कैंसर की देखभाल में वन साइज फिट्स ऑल वाला जमाना अब जा चुका है। आज की तारीख में रोकथाम से लेकर इलाज तक सब कुछ पर्सनलाइज्ड हो रहा है, हर व्यक्ति के अपने रिस्क, उसके जेनेटिक्स और बीमारी के टाइप के हिसाब से। और ये हमें भविष्य के एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है। जैसे जैसे हम जेनेटिक्स और रिस्क को और गहराई से समझेंगे, तो क्या वो दिन भी आएगा जब हम इलाज से आगे बढ़कर सही मायनों में इसे होने से ही रोक पाएंगे? शायद यही साइंस का अगला बड़ा लक्ष्य है।